जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे एसएसटी आपका सीटेट जुलाई 2019 का पेपर है भई ये। एसएसटी आपका जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है, उसके पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम पार्ट 2 में देखिए 2 पार्ट में हम एसएसटी को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 हम कल करा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं भई। आज पार्ट 2 है आपका 61 से और 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए भई शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी क्या है? विभिन्न प्रकार के ऋण है। तो सूची ए में क्या है? कृषकीय श्रमिक, कृषिय श्रमिक, बड़ा किसान, मध्यम किसान और सूची बी में क्या है? स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। दूसरा उर्वरक कीटनाशक बीज, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। अब इसमें क्या करना है? सूची ए की मदों का सूची बी की मदों से मिलान, ऋणों के सर्वोचित कारण के आधार पर यहाँ पर मिलान करना है। देखिए मिलान के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं भाई। क्या-क्या ऑप्शन है? पहला है ए में आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे में आएगा दूसरा, पहला, तीसरा, तीसरे में पहला, तीसरा और दूसरा और चौथे में तीसरा, पहला और दूसरा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 क्या ए में आएगा पहला, ए का आपका पहला हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा तीसरा, बड़ा किसान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण और आपका सी का हो जाएगा मध्यम किसान क्या हो जाएगा कीटनाशक बीज और उर्वरक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका? दादन व्यवस्था के अंतर्गत जो दादन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत बुनकर और सौदागर जो थे उनके बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और ऊंची कपड़ी पर कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। दूसरा, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। तीसरा, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। चौथा, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है क्या कि सौदागर जो होते हैं उनके द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 क्या है भाई? ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। भाई जैसे टमाटर का केचप बनता है वो उपभोक्ता तक कैसे पहुँचता है उसका क्रम ए से ई तक लिखा है, वो आगे पीछे है, इसको सही क्रम में आपको बताना है। ए क्या है? सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। या ई, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। अब इसमें क्या करना है आपको? सही विकल्प का चयन करना है जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है बी सी डी ई ए, दूसरा बी डी ई सी ए, तीसरा सी बी डी ई ए, चौथा ए बी सी डी ई। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 क्या बी सी डी ई ए। पहले आएगा आपका बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई और लास्ट में आएगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64। देखिए भाई 64 क्या है? कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? भाई कोई व्यक्ति है वो क्या हुआ है कि जिला जज के द्वारा जो उसका फैसला दिया गया है वो उससे असंतुष्ट है, वो संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील प्रणाली के अंतर्गत कहाँ अपील कर सकता है? पहला ऑप्शन सत्र न्यायालय, दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा जांच न्यायालय। तो देखिए वो कर सकता है आपका उच्च न्यायालय में, कहाँ? हाई कोर्ट में आपका वो अपील कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 64 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या है? भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद पर यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं ए और बी, इन पर आपको विचार करना है, फिर उसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला एक कथन है आपका ए, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं ए और बी, सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, दूसरा केवल बी सही है, तीसरा ए और बी दोनों सही हैं, चौथा ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हों सरकार बना सकती है, ऐसा नहीं होता है अभी, बहुमत चाहिए होता है, बहुमत नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और बी क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, संसद के अंग 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पर 2 सही है कि केवल बी सही है, ए गलत है, केवल बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा 65 का बिल्कुल करेक्ट होता है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए 66 क्या है, नीचे दिए गए कथनों का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई यहाँ पर भारतीय राज्य जो लिखा है इसका सही अर्थ कौन प्रदर्शित करेगा वो बताना है। ऑप्शन आपका पहला भारतीय केंद्र सरकार, दूसरा भारतीय अधिकारी तंत्र, तीसरा कोई भी राज्य सरकार, या चौथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए वो करेगा आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। क्या होगा, भारतीय राज्य का अर्थ जो मतलब होगा वो होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। 66 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखिए 67 क्या है भाई, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ए, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और बी दोनों, या चौथा ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 क्या है आपका, निम्नलिखित में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। अब देखिए ए बी सी डी यहाँ पर 4 कथन हैं, इनमें से 2 कथन गलत हैं, उनको पहचानना है। एक कथन क्या है, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। या डी, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ए और सी, दूसरा बी और सी, तीसरा बी और डी, चौथा सी और डी। तो देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गलत थे, वही बताने हैं। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो बताने हैं हमें। तो वो स्टेटमेंट गलत है आपके बी और सी। कौन-कौन से, बी और सी स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 68 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है भाई? एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। भाई सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं अध्यापक या अध्यापिका, उनका इनमें से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए वो बताना आपको। पहला ऑप्शन है कंठस्थ कराना, दूसरा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, तीसरा पाठ्यचर्या को पूरा करना, या चौथा परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो देखिए शिक्षक का जो उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 69 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या है भाई आपका, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। ये जो सामाजिक ज्ञान और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनको विकसित करते समय इनमें से किस उपागम को उपयुक्त समझा गया है ये बताना है। ए है आपका प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, बी तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल ए और बी दोनों, चौथा ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल एक। क्या सबसे उपयुक्त केवल एक है, ए है स्टेटमेंट क्या, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, ना कि तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण यानी याद करना से आधारित सीखना, ऐसा नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी केवल ए सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। अब सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है इनमें से। एक कथन है आपका जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, दूसरा तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। देखिए जहां पर भी आपका याद करना, रटना ये चीज आ जाए, स्मरण करना, वो आपकी नेगेटिव चीजें होती हैं, वो गलत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो कथन ए है हमारा वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास करा रहा है, ये ऐसा नहीं होता है भाई। समझने से होता है अवधारणात्मक विकास, स्मरण या याद करने से नहीं, रटने से नहीं होता। ऑप्शन बी सॉरी स्टेटमेंट बी क्या है आपका, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ऐसा भी नहीं होता है। देखिए सदैव आ गया ना कि सदैव निश्चित ही होता है, ऐसा भी नहीं होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका स्टेटमेंट बी भी गलत है यहाँ पर। तो ए इनमें से ए और बी इनमें से कोई नहीं आएगा। 71 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 72। ये वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो जो वन्यजीव संरक्षण है कि वन्य जीवों का संरक्षण कीजिए, इसको संवेदनशील बनाना है इसके प्रति विद्यार्थियों को, तो सबसे जो सर्वोत्तम अभ्यास होगा वो कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, दूसरा वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, तीसरा विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, या चौथा पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना।
तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 क्या पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। भाई आप उनको प्रतिज्ञा दिला सकते हैं, बोल सकते हैं कि पशु आधारित जो उत्पाद हैं उनको ना लें क्योंकि उनसे जीवों का वो होता है भाई जीव संरक्षण कहाँ होता है, जीवों को मारा जाता है उनके लिए जो उससे पशु आधारित उत्पाद बनते हैं, जीवों को मारा जाता है। तो आप उनको नहीं खरीदेंगे तो जीवों को नहीं मारा जाएगा तो उनका संरक्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है 72 का। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या भाई? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई जो ओपन बुक इवैल्यूएशन होता है, खुली किताब मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों को विवरण को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होता। दूसरा, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। तीसरा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चौथा, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तक के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कि विद्यार्थियों को सभी तथ्यों को विवरणों को कंठस्थ याद करने का जो भार होता है वो अनुभव नहीं होगा क्योंकि उनको याद रटने से छुटकारा मिलेगा, रटना नहीं पड़ेगा उनको। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 71 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? भाई देखिए क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण एक विषय है, कोई टॉपिक है, वो उसका शिक्षण कराया आपने, उसके समापन के बाद कौन कौन से कार्य सबसे उचित रहेंगे ये पूछा गया। ABCD इनमें से बताना है। ए है क्या है आपका छोटे समूहों की परियोजना, बी क्या है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, सी क्या है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या डी क्या है समुचित चित्र कोलाज बनाना। तो अब सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ABC, दूसरा ABD, तीसरा ACD या चौथा BCD। तो देखिए 74 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या होगा A, C और D। A, C और D आपके यहाँ पर उपयुक्त रहेंगे जबकि विशेषज्ञों द्वारा नृत्य प्रस्तुति ये ऐसा नहीं है, ये आपका गलत रहेगा। ACD यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है 74 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? भाई जो प्रश्न है ये किसी बच्चे से आपने पूछा कि कल्पना करो भाई कि आपको एक गत के तौर पर आपको उत्तराधिकारी के तौर पर एक साम्राज्य मिला है, तो आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी बनाएंगे और उसको संपन्न बनाएंगे? ये जो प्रश्न है इसको जांचते समय जो अध्यापक है वो किस कुशलता पर बल देना चाहिए उसको? पहला अनुभवों की तुलना, दूसरा विश्लेषण करने की क्षमता, तीसरा परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, या चौथा तर्क करने की क्षमता। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 क्या परिस्थितियों का अनुमान लगाना और निष्कर्ष करने की जो क्षमता है उस पर बल देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 76। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। जो आदिवासी होते हैं उनके एक विषय है आदिवासी, इसको परिचय कराना है इसके लिए, तो इसके लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक जो विधि होगी, नीति होगी, वो क्या होगी? पहला, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। दूसरा, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। तीसरा, जनजातीय गानों और नृत्यों के पर्दों पर दिखाना। या चौथा, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो देखिए भाई यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्या कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, ये उनके लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 77। देखिए भाई 77 क्या आपका जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? भाई जो विवादास्पद मामले हैं उनको आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरा, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। तीसरा, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। या चौथा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 क्या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा पर पहल करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 क्या भाई सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। भाई आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो अध्यापन कराएं उसके संबंध में तो उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? ए आपका राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। यहाँ पर ये ए और बी दोनों स्टेटमेंट होने चाहिए केंद्र बिंदु सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्यापन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है 73 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79।
79 क्या है भाई आपका, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। भाई जो विद्यार्थियों के साथ छोटे समूह में योजना बना रहे हैं आप, तो उस समय किस पर सबसे ज़्यादा बल होना चाहिए। ए स्टेटमेंट है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, सी समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, या डी कार्य की आपूर्ति करना। अब पहला ऑप्शन है आपका ए बी सी, दूसरा ए बी डी, तीसरा ए सी डी, या चौथा बी सी डी। तो देखिए 79 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए बी और सी, ए बी और सी यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या है भाई, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर ए बी सी डी 4 कथन है, इनमें से सही कथन चुनना है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में। तो ए कथन है आपका, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। बी, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। सी, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। या डी, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। अब सही विकल्प बताना है भाई, पहला है ए सी, दूसरा ए डी, तीसरा बी डी, या चौथा सी और डी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, क्या ए और डी। जो आपका ए स्टेटमेंट है और डी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है, निम्नलिखित में से किसको लेखन के किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है भाई। इनमें से ऐसा कौन सा लेखक है जिसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है मुजफ्फर आलम, दूसरा अबुल फजल, तीसरा रामसुंदरी देवी, चौथा जियाउद्दीन बर्नी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुजफ्फर आलम। क्या 81 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मुजफ्फर आलम। जो मुजफ्फर आलम है, इसके लेखन को क्या नहीं माना जाता, प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो 81 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 82 देखिए भाई, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। पहला गुफा चित्रकारी, दूसरा लघु चित्रकारी, तीसरा शिलालेख, या चौथा हस्तलिपियां। तो देखिए आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है, उसमें उसके लिए आपको जो स्रोत प्रयुक्त करना है, वो गलत स्रोत प्रयुक्त जो बताना है कि गलत स्रोत कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या लघु चित्रकारी का होगा भाई। लघु चित्रकारी जो स्रोत है, ये करना जो प्रयुक्त करना गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 82 का बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। 83 देखिए भाई, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ए स्टेटमेंट, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी समता के मुद्दे। अब सही विकल्प चुनना है, पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और बी इनमें से कोई नहीं, या चौथा ए और बी दोनों। तो देखिए भाई 83 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्या ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। भाई आपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, पूछा कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। जो प्रश्न है, इसको पूछते समय जो अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों से किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे, कि बच्चों से किस कुशलता का मूल्यांकन करना है इस प्रश्न के माध्यम से, वो बताना आपको। पहला ऑप्शन वर्गीकरण करना, दूसरा सामान्यीकरण करना, तीसरा परिणाम निकालना, चौथा परिकल्पना करना। तो देखिए 84 का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पना करना। क्या हो जाएगा, परिकल्पना करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। भाई कोई टॉपिक है, विषय है एक, कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसको छात्रों को परिचित कराना आपको, तो इसके लिए सर्वोत्तम जो शैक्षणिक विधि होगी वो क्या होनी चाहिए। पहला, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, दूसरा वन्य जीवन आधारित अभ्यारण्य का भ्रमण, तीसरा व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ आमंत्रित करना, या चौथा पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करा दीजिए आप, तो उसके लिए छात्र प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से जो शैक्षणिक विधि होगी सबसे उत्तम होगी, वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। 86 देखिए भाई,
सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? भाई जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें कार्टून वगैरह जो बने आते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं है, कार्टून परिपक्व होते हैं। दूसरा, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तकें आकर्षित दिखती हैं, भई अच्छा दिखाने के लिए कार्टून बनाए जाते हैं। या तीसरा, कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए क्योंकि विषय नीरस है। या चौथा, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि मूलभूत मामले जो होते हैं उनको उठाकर विद्यार्थियों से जोड़ना, क्योंकि कार्टून के माध्यम से विद्यार्थी जल्दी से जुड़ सकते हैं उनसे, क्योंकि उनसे उनका वो जो वास्तविक जीवन है उससे जुड़े हुए होते हैं वो कार्टून, तो इसलिए मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना उसका भूमिका होती है कार्टून की। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं भाई। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है केवल ए सही है, दूसरा केवल बी सही है, तीसरा ए और बी दोनों सही है, चौथा ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिए रंग भेद के आधार पर 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको बताना है ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। क्या ए और बी दोनों ही गलत हैं? यहाँ पर क्या है भाई, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 88। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्यभार संभालते हैं? भाई जो चुनकर आते हैं वो बताना है ग्राम पंचायत में। ए सरपंच, बी वार्ड के सदस्य, सी सचिव या डी ग्राम सभा सदस्य। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए बी सी, चौथा बी सी और डी। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। जो सरपंच और वार्ड के सदस्य होते हैं वो चुन करके आते हैं, जबकि सचिव आपका नियुक्त होकर आता है सरकार के द्वारा, और ग्राम सभा के सदस्य ना चुनकर आते हैं ना नियुक्त होते हैं, वो गांव के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एक हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और बी जो है सरपंच और वार्ड के सदस्य ये आपके चुन कर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या है भाई आपका, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? पहला, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। दूसरा, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। तीसरा, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। चौथा, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। जो देखिए पटवारी जो होता है, लेखपाल जो होता है, उसका कार्य होता है वो होता है भूमि मापन करना और आलेखों को सुरक्षित रखना। जो आलेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनको सुरक्षित रखना और भूमि मापन करना, ये पटवारी का काम होता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? जो स्थानीय शहरी प्रशासन होता है उसके कार्य के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला है, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। दूसरा, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उससे रिपोर्ट लेता है, वो उससे रिपोर्ट करते हैं सब। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा आपका शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। चौथा, वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। तो देखिए स्थानीय शहरी प्रशासन के संदर्भ में यहाँ पर सही कथन है ऑप्शन नंबर 3। क्या, इस शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। क्या बनती हैं? शासन के मामले जो होते हैं उनके हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 90 का बिल्कुल करेक्ट होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।